गुड मॉर्निंग ऑल। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने प्लास्टिक्स के बारे में बात की। प्लास्टिक्स क्या होता है, प्लास्टिक्स के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन प्लांट्स में प्लास्टिक का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट कल मैंने डिफ़ाइन किया, आपको डिस्क्राइब किया। उसके अलावा फिर बात करते करते मैं पहुंचा कि टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आपने देखा कि उसमें सबसे पहला होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और दूसरी कैटेगरी थी इसकी थर्मोप्लास्टिक। फिर मैंने इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताया कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। कि जैसा अभी जो आपके सामने स्लाइड दिख रही है, ये कल भी मैंने डिस्कस की थी, आज भी डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं आगे का टॉपिक अपना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा देरी नहीं करता हूँ। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये बात अब मैंने आपको पहले भी बता दी थी, अभी फिर से आप देख लीजिए। नंबर फर्स्ट इज thermosetting plastic. It can be formed under heat and pressure, but these cannot be soft or remolded once hard. ये कहना चाह रहा है कि ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, नाम से ही समझिए कि थर्मो यानी कि इस पे हीट लग रही होगी, प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, और अगर ये एक बार सेट हो गया, सेट होने के बाद ये एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जा रहा होगा। जब ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो गया तो इसको वापस सॉफ्ट और इसको मोड़ा नहीं जा सकता। ये इसकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एक प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए। सम आर मेड फ्रॉम फेनोलिक एंड यूरिया रेजिन्स। इसके अलावा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में एक चीज़ और पता चल रही है कि ये फेनोलिक और यूरिया रेजिन्स से मिलके बनता है, एक मैक्रोमोलिकुलर यूनिट बन जाती है, और इसको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सेकंड वन इज थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक। तो जो थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक है इसके बारे में भी देख लीजिए। इट ऑल्सो मेड अप फ्रॉम हीट एंड प्रेशर, बट दीज आर सॉफ्ट एंड रिमोल्डेड। देखिए, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में यही डिफरेंस आ रहा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो था वो भी हीट और प्रेशर अप्लाई करके ही रहा था, ये भी हीट और प्रेशर अप्लाई करके ही बन रहा है, बट उसको सॉफ्ट और रिमोल्ड नहीं किया जा सकता। जबकि ये जो थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक है, इसको सॉफ्ट भी किया जा सकता है, इसको दोबारा से मोड़ा जा सकता है, रिमोल्ड किया जा सकता है। एंड दिस इज ए स्पेसिफिक एडवांटेज, और यही एक एडवांटेज है थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक की ओवर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसीलिए नाम से ही समझ में आने लग गया होगा कि थर्मोप्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होगा अलग अलग चीज़ों में एज कंपैरिजन टू थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सम थर्मोप्लास्टिक मटेरियल एंड देयर यूजेस आर गिवन बिलो। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स, उसके अंदर जो जो एग्जाम्पल्स आते हैं और उनके कहाँ कहाँ यूज़ हैं, अब इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहला है पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन का यूज़ होता है केबल, बकेट्स, पाइप्स बनाने में। सेकंड है पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन का यूज़ होता है मिल्क कार्टून्स बनाने में, रोप्स बनाने में। थर्ड है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं पीवीसी। नाम से ही समझ में आ रहा है, आप लोगों ने इसके पाइप्स तो देखे होंगे। पाइप से अलग हटके ये पॉलीविनाइल क्लोराइड जो और यूज़ किया जाता है वो देख लीजिए, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के तरीके से बात हो रही है। फॉर मेकिंग ग्लव्स, वाटर प्रूफ गारमेंट्स। चौथा है आपका टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को आप नॉन स्टिकी जो फ्राई पैन्स होते हैं इसके कोटिंग मटेरियल के तौर पर आपने देखा होगा कि नॉन स्टिकी होता है, टेफ्लॉन कोटिंग होती है पैन्स में। तो ये उसी टेफ्लॉन का जिक्र किया जा रहा है कि ये एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। ठीक है, उसकी कैटेगरी है, और इसका फार्मास्यूटिकल या इंडस्ट्रियल यूज़ किया है फॉर मेकिंग गैस्केट्स, कॉमा कोटिंग। तो कोटिंग तो आप लोग को पता ही है इसकी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, based on the utility of plastic in plant construction, these can be categorized as number first rigid material, second one is flexible material, third one is metallic material, fourth one is plastic cements, and the last one is special case plastic. कहना ये चाह रहा है कि प्लांट कंस्ट्रक्शन में, फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन में या कोई भी प्लांट कंस्ट्रक्शंस में
जैसे जैसे प्लास्टिक की ज़रूरत होती है, जिस जिस काम में प्लास्टिक की ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से प्लास्टिक को 5 भागों में डिवाइड किया गया है. नंबर फर्स्ट इज रिजिड मटेरियल, सेकंड वन इज फ्लेक्सिबल मटेरियल, थर्ड वन इज मेटेलिक मटेरियल, फोर्थ वन इज प्लास्टिक सीमेंट्स एंड द लास्ट वन इज स्पेशल केस प्लास्टिक. ठीक है, अब इन्हीं को हम डिफाइन करते हैं आगे कि ये कहाँ कहाँ इंडस्ट्रियल यूज में यूज किया जाता है. ठीक है ना. पहले बात करते हैं रिजिड मटेरियल, जो पहली कैटेगरी आ रही है प्लास्टिक की, एज ए रिजिड मटेरियल. तो देखिए इसके बारे में, दीज आर फेनोलिक रेजिन्स विद वेरियस इनर्ट फिलर्स. ये जो रिजिड मटेरियल्स हैं, ये इसके अंदर फेनोलिक रेजिन्स होते हैं और इसके अलावा और भी जो इनर्ट फिलर्स होते हैं, ये आपस में मर्ज करते हैं. फेनोलिक रेजिन्स और इनर्ट फिलर्स जब आपस में मिक्स होते हैं, मिक्स किया जाता है अलग अलग प्रोपोर्शन रेशियो में, तो रिजिड मटेरियल का निर्माण होता है. दीज आर यूज्ड इन द फैब्रिकेशन ऑफ ए नंबर ऑफ आइटम्स. फॉर एग्जाम्पल, किबॉश is a rigid material and used for gears, bearing, etc. ये कहना चाह रहा है कि ये जो रिजिड मटेरियल है, ये नंबर ऑफ यूज जो इसका होता है वो फैब्रिकेशन पर्पज से ज़्यादा यूज किया जाता है. ठीक है ना. जैसे एक एग्जांपल इन्होंने दिया किबोश का, कि किबोश एक ऐसा रिजिड मटेरियल है जो आमतौर पर गियर में, बेयरिंग में, इन सब चीज़ों की फैब्रिकेशन करने में यूज किया जाता है. इट इज़ ए लाइट इन वेट, हल्का होता है वेट में. सम ऑफ इट्स एप्लीकेशंस आर पंप्स, डक्ट्स, फिटिंग मटेरियल एटसेट्रा. तो देख लीजिए, पंप्स बनाने में, डक्ट्स बनाने में, डक्ट्स मतलब जो जैसे एसी के डक्ट होते हैं, पाइप्स बनाने में. ठीक है ना. इसके अलावा फिटिंग मटेरियल एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब में रिजिड मटेरियल का यूज किया जाता है. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? These are resistant to corrosion except oxidizing substance and strong alkalis. ये कोरोजन से तो रेजिस्टेंस होता है, इसमें जंग नहीं लगता, ये तो एक ठीक ठाक बात है. लेकिन ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस और स्ट्रॉन्ग अल्कलीज को ये झेल नहीं पाता. ये इसका एक डिसएडवांटेज रिजिड मटेरियल का निकल के आया. नेक्स्ट कैटेगरी है फ्लेक्सिबल मटेरियल. नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्लेक्सिबल, लचीला होगा, सॉफ्ट होगा, इतना हार्ड नहीं होगा. ठीक है ना. और उसको दोबारा से रीमोल्ड भी किया जा सक रहा होगा. तो इसके बारे में बात करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए. दीज मटेरियल्स इज कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ प्लास्टिसाइजर एडेड. ये जो मटेरियल है, ये कितना फ्लेक्सिबल होगा, कितना टाइट होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने अमाउंट में प्लास्टिसाइजर डाला जा रहा है. प्लास्टिसाइजर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्लास्टिक बनाने में जिनका मेन योगदान होता है. उनकी अमाउंट अगर कम होगी तो जो भी प्लास्टिक बन के आएगा वो सॉफ्ट होगा. अगर प्लास्टिसाइजर की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखेंगे आप, तो वो उतना हार्ड और रिजिड होगा. तो ये भी यही लाइन बताने की कोशिश कर रहा है आप लोगों को. यूजेस क्या हैं? सॉरी. यूज्ड इन फैब्रिकेशन, for making tanks, buckets, funnels, pipes. So these are the some advantages और उसके यूजफुल हैं फ्लेक्सिबल मटेरियल्स जो यूज़ किए जाते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट है मेटालिक सर्फेसेस. मेटालिक सर्फेसेस के बारे में देख लीजिए. प्लास्टिक ऑफ पॉलीइथाइलिन और पॉलीविनाइल क्लोराइड टाइप्स आर यूज्ड along with plasticizer फॉर द कोटिंग ऑफ मेटालिक सर्फेसेस. जैसे कोई मेटालिक होता है, जो मेटल होता है, मेटल के अंदर आपने देखा होगा. देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कैसे. जो पानी की टंकियाँ होती हैं, पानी की टंकी जो होती है, बाहर से वो प्लास्टिक्स की होती है, अंदर उसके मेटल की टंकी होती है. ठीक है ना. तो अंदर तो आपको मेटल की शीट दिखाई देती है. आपको जो पानी की टंकियाँ होती हैं हमारे यहाँ पे, जो ये सिंटेक्स की या जो और भी एटसेट्रा एटसेट्रा, जो पानी की टंकियाँ 1000 लीटर 500 लीटर की जो हमारे छतों पे रखे रहती हैं, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ. आप उसको देखिए, बाहर से तो वो प्लास्टिक या पॉलीमर की बनी हुई होती हैं, ये सबने देख रखा है. अंदर उसके मेटेलिक कोट होती है, मेटेलिक शीट होती है. तो ये मेटेलिक शीट अगर केवल मेटेलिक से टंकी बना दी गई होती तो जंग लग जाता. ठीक है ना, कोरोजन दिक्कत आती. तो
इसी तरीके से ये जो मेटेलिक सरफेसेस है इसके बारे में ये जिक्र किया जा रहा है कि प्लास्टिक ऑफ पॉलीविनाइल और पॉलीविनाइल क्लोराइड टाइप आर यूज्ड अलोंग विद प्लास्टिसाइजर फॉर द कोटिंग ऑफ मेटेलिक सरफेसेस। तो जैसे उन टंकियों को जो अंदर की तरफ जो उनका लोहा है या मेटल है उसके बाहर पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग कर दी जाती है अलोंग विद प्लास्टिसाइजर या पॉलीइथाइलिन की। तो उससे उससे ये होता है कि जो सरफेस है, जो पूरी टंकी है, वो और स्ट्रांग बन जाती है, कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाती है, हीट रेजिस्टेंट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है दीज आर यूज्ड इन प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम कोरोजन। देखिए अभी मैंने बात वो बता ही दी आपको कि जंग रोधक, जंग से बचाएगा। तो ये एज ए कोटिंग जब अगर इसकी कर दी जाती है प्लास्टिक की किसी मेटेलिक सरफेस पे तो वो मेटल कोरोजन रेजिस्टेंस अपने आप ही बन जाता है। एंड इट अप्लाइड ऑन टैंक्स कॉमा वेसल्स कॉमा स्टेरर कॉमा फैंस। तो मैंने आपको बता ही दिया और ये कुछ अदर एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक सीमेंट। प्लास्टिक सीमेंट के बारे में ज़्यादा बातें नहीं की गई हैं, बस थोड़ी सी बातें, क्योंकि आप लोगों के बी फॉर्म लेवल के लिए ज़्यादा जानने वाली बात भी नहीं है। बस इतना ध्यान रख लीजिए कि इट इज़ यूज्ड इन स्पेसेस बिटवीन एसिड रेजिस्टेंस टाइल्स एंड ब्रिक्स। जब टाइल और ब्रिक्स लगाई जाती है, उनका निर्माण किया जाता है इंडस्ट्रीज में, तो उसमें जो एक टाइल और दूसरे टाइल या एक ईंटे और दूसरे ईंटे के बीच का जो गैप होता है उसको भरने के लिए आप प्लास्टिक सीमेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक एसिड रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है ना, यानी टाइल्स पे और ईंटों पे अगर एसिड गिर जाए, तेजाब गिर जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। एंड द लास्ट वन इज स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस के बारे में देख लीजिए। यूज्ड एज गार्ड्स फॉर मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी, नाइलॉन एंड पीवीसी आर यूज फॉर एसेप्टिक स्क्रीनिंग। तो ये जो स्पेशल केसेस है, ये जो और जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल नाइलॉन या पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये स्पेशल केसेस हैं जो एज ए प्रोटेक्टिव गार्ड के तरीके से मशीनरी पार्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में बात की, थर्मोसेटिंग, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, फिर थर्मोप्लास्टिक्स को और उसके एडवांटेजेस देखे, उसके टाइप्स देखे। उसके बाद आप प्लास्टिक का जो फार्मास्यूटिकल प्लांट में जहाँ जहाँ यूज़ किया जाता है उसके हिसाब से आप लोगों ने प्लास्टिक को 5 भागों में बांटा। 5 जो डिवाइड किया गया आपने, पाँचों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ और कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स में, तो वो सब चीज़ें जानी। अब नेक्स्ट स्लाइड बात जो कर रही है वो कर रही है वी डिस्कस टाइप्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के बारे में भी देख लीजिए। थर्मोप्लास्टिक के बारे में एक बात ये आ रही है, जो एग्जाम्पल्स हैं इसको 2-4 का आप भी नाम याद रख लीजिए, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, आप लोग को सहूलियत होगी। नंबर फर्स्ट इज जो कैटेगरी है पॉलियोफिन्स। तो पॉलियोफिन्स के अंदर 3 कैटेगरी सब कैटेगरी आ रही हैं। नंबर ए इज लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, LDP, यानी कि ये लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक का एक एग्जाम्पल। नंबर बी इज हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, HDP। पहला था आपका लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन LDP, नंबर बी इज हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन HDP, नंबर सी इज पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन इसको कहा गया PP, ठीक है ना। सेकंड जो कैटेगरी निकल के आ रही है वो आ रही है पॉलीस्टायरीन की। थर्ड वन इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, बार बार जिक्र किया जा रहा है। PVC पाइप आप लोगों ने सुना भी होगा, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। नंबर ए इसके अंदर कैटेगराइज किया गया PVC के अलग अलग क्या क्या चीज़ें आती हैं। नंबर ए इज प्लास्टिसाइज्ड एंड नंबर बी इज अनप्लास्टिसाइज्ड, ठीक है। फिर फोर्थ आ गया एग्जाम्पल आपका पॉलीकार्बोनेट्स। फिफ्थ आ गया आपका पॉलीमिथाइल मेटाक्लोरेट, जिसको हमने कहा PMMA। नंबर 6 आया पॉलीएमाइड्स, और पॉलीएमाइड्स का एग्जाम्पल जो कैटेगरी जो दिया गया नाइलॉन्स, आप लोगों ने सुन रखा है, नाइलॉन शीट। तो नाइलॉन की शीट को एज ए प्रोटेक्टिव मटेरियल के तौर पर यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का। एंड द सेवंथ वन इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, PTEE, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे कुछ एग्जाम्पल्स थे ये इसके थर्मोप्लास्टिक्स के। तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, उम्मीद करता हूँ कि
आप लोग को याद हो रहे होंगे, आप लोग इसकी नोट्स जरूर बनाइएगा, मैं अभी पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा इन सारी चीज़ों की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ओवरऑल प्लास्टिक इज यूज्ड एज, मतलब पूरी अब बात करते हैं कि प्लास्टिक्स ओवरऑल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज होता है। अभी तक तो कंस्ट्रक्शन और प्लांट मटेरियल तक ही बात कर रहे थे, अब ओवरऑल बात कर रहे हैं कि ओवरऑल कहाँ यूज हो रहा है। नंबर फर्स्ट इज फॉर मेकिंग कंटेनर्स फॉर ट्रांसफ्यूजन सॉल्यूशंस एंड रिटेंशन एनिमाज। ये जो आपको ग्लूकोज की बोतल जो चढ़ती हैं, ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स कहते हैं इन्हें, आईवी इंट्रावीनस, है ना, तो इनके जो कंटेनर्स होते हैं आपने देखा होगा प्लास्टिक के बने होते हैं। सो प्लास्टिक वहाँ पे यूज हो रहा है एज ए स्टोरिंग मटेरियल। नंबर बी इज कंटेनर्स फॉर आई एंड ईयर ड्रॉप्स, नेजल स्प्रे आपने देख रखा है, नेजल स्प्रे देख लीजिए, आई ड्रॉप देख लीजिए, ईयर ड्रॉप देख लीजिए, उसका जो कंटेनर होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। नंबर सी इज आई ऑइंटमेंट ट्यूब्स, तो आई ऑइंटमेंट ट्यूब्स बनाने में जो उनकी फिलिंग करने में आप प्लास्टिक का यूज़ कर लेते हैं। फोर्थ वन इज स्प्रे बोटल्स, स्क्वीज बोटल्स, तो जो स्प्रे बोतल होती हैं आपकी लैब्स में भी, जो केमिस्ट्री की लैब है उसमें भी आपने स्प्रे बोतल देख रखी हैं। इसके अलावा भी और भी जो स्प्रे बोटल्स होती हैं सब प्लास्टिक्स की बनी होती हैं। फिर नेक्स्ट है सपोजिटरीज पैक, जो सपोजिटरीज आप लोगों ने पढ़ रखा होगा फार्मास्यूटिक्स में, अभी आप लोगों ने पढ़ा भी है सपोजिटरीज क्या होती हैं, ठीक है ना, तो उनकी जो पैकिंग होती है उसमें प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर तो प्लास्टिक का यूज़ किया ही जाता है। फिर नेक्स्ट वन इज बोटल जार्स एंड क्लोजर्स, बोटल्स बनाने में, जार बनाने में और क्लोजर ढक्कन बनाने में, उनके क्लोजर का मतलब समझ लीजिए, क्लोजर और स्टॉपर इन दोनों बातों का जब भी जिक्र किया जाएगा तो इसका लेना देना होगा एज ए क्लोजिंग मटेरियल फॉर बोटल्स, उनके जो खुले हुए माउथ है उनको बंद करने के लिए एज ए क्लोजर, क्लोजर मीन्स ढक्कन, ओके। सो बोटल्स, जार एंड क्लोजर्स ये बनाने में प्लास्टिक्स का आमतौर पर यूज किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है प्लास्टिक्स के, सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस जो निकल के आते हैं वो इस स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएंगे कि प्लास्टिक्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, केवल आप इसको एज ए टेक्निकल तरीके से जानिए। अनब्रेकेबल, टूटता नहीं है। टफ, टफ तो होता ही है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल भी होता है। एंड ड्यूरेबल, काफ़ी लंबे समय तक चलता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है। सेकंड है आपका लाइट इन वेट, वेट में हल्का होता है। एंड इजी ट्रांसपोर्टेड, एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ले जाया जा सकता है। थर्ड वन इज मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स एंड साइज, जैसा आपको शेप चाहिए, जैसा आपको साइज चाहिए उसके हिसाब से आप उसको बना सकते हैं। फोर्थ वन इज चीपर, सस्ता होता है। नेक्स्ट है रेडली एंड ईजिली मैन्युफैक्चर्ड ऑन लार्ज स्केल, इसका जो प्रोडक्शन है वो आप लार्ज स्केल पे कर सकते हैं, आसानी से मिल जाता है, कोई भी शॉर्टेज नहीं आती इसके लिए। नेक्स्ट है प्लीजेंट ऑन टच, छूने में अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट शक बैक फीचर, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वन इज ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं है प्लास्टिक की अपनी खुद की। नेक्स्ट है गुड केमिकल रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी अच्छी होती है, इसीलिए आप कोई भी केमिकल देख लीजिए, चाहे वो आप अपने लैब में ही देख लीजिए, जो भी केमिकल्स होते हैं उनके जो कंटेनर्स होते हैं वो सारे के सारे प्लास्टिक के बने होते हैं। कारण साफ है कि प्लास्टिक का केमिकल रिएक्शन किसी अदर केमिकल से नहीं होता, केमिकल रेजिस्टेंस इनकी प्रॉपर्टी होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं। सो दैट्स वाई कंटेनर के स्टोरेज में इनको, सॉरी केमिकल के स्टोरेज में इनको यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे प्लास्टिक्स के। अब डिसएडवांटेज तो हर चीज़ का होता ही होता है, तो इसी तरीके से प्लास्टिक का भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, देख लीजिए आप लोग। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज निकल के आ रहा है वो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट फॉर हीट स्टेलाइजेशन। हाँ, ये दिक्कत तो है कि ये जो होता है ये पुअर कंडक्टर होता है हीट का, मतलब देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जो एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब हीट, इसके प्लास्टिक के केस में हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, तो दिस इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल तो है, मेटल में तो करंट भी पास होता है, आयंस भी पास होते हैं, बट प्लास्टिक के केस में ऐसा नहीं होता है। सो इसी वजह से जब स्टरलाइजेशन की बारी आएगी, स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी भी चीज़ को फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, बैक्टीरिया से रिमूव करते हैं, तो वहाँ पे ये खरा नहीं उतरता। नेक्स्ट है अटैक्ड बाई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड ऑयल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और ऑयल से ये अटैक इसका हो जाता है, रिएक्शन इसका हो सकता है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। Plastic contains antioxidant, plasticizer and stabilizer. These substances can be leached to produce to product preparation. सॉरी, ये थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि प्लास्टिक के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, प्लास्टिसाइजर एंड स्टेबलाइजर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो इन सब्सटेंस की वजह से ये जो लीचिंग प्रॉपर्टी है वो आ जाती है प्रिपरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है
केमिकल बाइंडिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स यानी कि ड्रग प्लस एडिटिव ऑफ प्रोडक्ट विद केमिकल्स ऑफ प्लास्टिक, सो लॉस ऑफ प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवर्स। कुल मिला के बात यह है कि अगर काफ़ी लंबे समय तक आप किसी भी सामान को अगर प्लास्टिक के कंटेनर में रखेंगे तो उसकी वजह से दो तीन दिक्कतें निकल के आती हैं। एक रिएक्शन हो सकता है जिसकी वजह से जो उस पर्टिकुलर सामान के अंदर प्रिजर्वेटिव डाला गया, एंटीऑक्सीडेंट डाले गए, ये जो फ्लेवर डाले गए हैं उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। ये थोड़े से इसके प्लास्टिक के डिसएडवांटेजेस तो हैं, एंड हैंस लॉस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है प्लास्टिक। ये थोड़े से डिसएडवांटेजेस निकल के आए हैं, आप लोग भी इन सब चीज़ों को याद कर लीजिए। नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक द टोटल कंस्टिट्यूएंट्स में इंक्लूड द फॉलोइंग। ओवरऑल प्लास्टिक का जो कंस्टिट्यूशन है, मतलब जो भागीदारी है पूरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो कहाँ कहाँ है। एज ए बेसिक पॉलीमर, जो पॉलीमर बनाने में तो होता ही होता है एज ए बेसिक पॉलीमर। सेकंड है आपका रेजिडुअल मोनोमर्स। थर्ड है आपका प्लास्टिसाइजर्स। फोर्थ है आपका एक्सेलरेटर्स। नेक्स्ट है आपका स्लिप और एंटी स्लिप एडिटिव्स। फिर नेक्स्ट है आपका यूवी एब्जॉर्बर्स। नेक्स्ट है आपका मॉडिफायर्स। फिर नेक्स्ट है आपका स्टेबलाइजर्स। फिर नेक्स्ट है आपका फिल्टर्स। नेक्स्ट लुब्रिकेंट्स एंड द फाइनल वन इज एंटीऑक्सीडेंट्स। सो ये जो पूरी ओवरऑल की जो स्लाइड थी, इसमें आपने आज प्लास्टिक्स की और भी कैटेगरी जान ली, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग के और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जाने। ओवरऑल प्लास्टिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो जाना, उसके एडवांटेजेस जाने, उसके डिसएडवांटेजेस जाने, टोटल भागीदारी पूरी कंपनी में प्लास्टिक्स की कहाँ कहाँ होती है ये भी जाना। और आज की स्लाइड के बाद अब ये मेरी जो 5th यूनिट, जो लास्ट की यूनिट थी, वो कंप्लीट हो गई है दोस्तों। जो आपकी यूनिट थी, यूनिट 5th, मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स, इसमें एक पार्ट पूरा हो चुका है। ये जो अलग अलग जो मटेरियल्स थे, चाहे वो नॉन मेटेलिक हों चाहे मेटेलिक हों, जो फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, ये ओवरऑल मैंने आपको इन पूरी स्लाइड से बता दिए हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपका मैं लूँगा उसमें मैं आपको इसी यूनिट का, यूनिट 5th का जो एक पार्ट रह गया है, कोरोजन, जंग, कोरोजन के बारे में बताऊंगा कि कोरोजन क्या होता है, ठीक है, रस्टिंग क्या है। अब इसका जिक्र करेंगे तो वो नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट जो हमारे वीडियो होगी उसमें हम उसका जिक्र करेंगे। बट ये जो मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट था, ये वाला पार्ट आज हमारा इस लेक्चर में पूरा हो चुका है, तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम कोरोजन, जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट निकल के आएगा यूनिट 5th का, वो जिक्र करेंगे। जो आज मैंने आपको पढ़ाया है, ये सारी की सारी जो डाटा है, ये जो स्लाइड्स हैं, ये अभी मैं PDF में कन्वर्ट करके गूगल क्लासरूम में भी अटैच कर दूंगा। वीडियो भी, ये वाली जो अभी मैंने आपको लेक्चर लिया है, ये भी अभी मैं गूगल क्लासरूम में अटैच कर दूंगा। आप लोग वीडियो को देख के समझिए, और जो PDF है, जो PDF मैं आपको अटैच कर रहा हूँ, उसको क्रॉस चेक करिए, उसके हिसाब से नोट्स बनाइए। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे सुनने में आया है कि थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं जूम कर पाने में, और थोड़ी सी स्लाइड क्लियर नहीं होती हैं, तो मैं इस टेक्निकल प्रॉब्लम को भी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप गूगल क्लासरूम में आके शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।